नमस्कार, मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा, राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत किया पौधारोपण। जिले भर के डेरों में किया गया 20,000 पौधारोपण। हरियाणा मांगे हिस्सा, पदयात्रा का छठा दिन रेवाड़ी के बावल में पहुंची पदयात्रा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ राजबब्बर ने यात्रा का किया नेतृत्व। शहर में पदयात्रा का किया भव्य स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे फरीदाबाद। कांग्रेस कार्यालय का किया अवलोकन। प्रदेश अध्यक्ष का दावा, हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। नूंह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा को लेकर इंटरनेट सेवा रहेगी बाधित। सोमवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट रहेगा बंद। अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे नाके। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की होगी चेकिंग। सिरसा में आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे किसान। झींगा मछली के प्रति किसानों का बढ़ा रुझान। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को कर रही जागरूक। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी डेरे में पहुंचे और वहां पर एक पेड़ मां के नाम चलाई जा रही मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर पौधारोपण किया। कार्यक्रम के तहत गांव सहित जिले भर के अलग अलग डेरों में करीब 20,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया। वहीं इस दौरान सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज सिरसा राधा स्वामी डेरे में 20,000 पौधा रोपण यहाँ पर हुआ है। उस कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूँ। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20,000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। और जिस प्रकार से तापमान ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ है, ये मानवता के लिए भी, और वायु प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है ये मानवता के लिए खतरा है। हम सब ये संकल्प लें, संकल्प लेकर के हम पौधा लगाएं। जो पेड़ हैं उनकी कटाई कम करें, पौधे लगाने का ज़्यादा काम करें। पंचकुला में रोइंग एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए। ऑब्जर्वर सुधीर शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। रमणीक सिंह मान को एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। पिछले 10 सालों से मौजूदा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता प्रधान पद पर थे, जिसकी जगह नवनिर्वाचित प्रधान रमणीक सिंह ने ले ली। रमणीक मान ने हरियाणा में रोइंग को नए मुकाम तक ले जाने के लिए सभी संभव प्रयास करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि रमणीक मान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव के पद पर भी हैं। हरियाणा रोइंग एसोसिएशन, जो कि हमारी भारतीय रोइंग एसोसिएशन की एक यूनिट है, उसकी एक एजीएम थी। तो उस एजीएम का मुख्य एजेंडा था अगले आगामी 4 सालों के लिए नई कार्यकारिणी का चयन।
वो बड़ी खुशी की बात है कि इस रोइंग परिवार में हम भारतीय नगर संघ की तरफ से एक पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, और ये देख के और खुशी हुई कि पूरा चुनाव निर्विरोध एनोनिमस हुआ, जिसके लिए रोइंग एसोसिएशन ऑफ हरियाणा जो हमारा जो है बधाई का पात्र है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे नए अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह मान जी हैं, इनके नेतृत्व में ये संगठन अच्छा कार्य करेगा और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਕਾਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ RFI ਤੋਂ, ਰੋਇੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨਿਮਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का आज छठा दिन है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है और ये पदयात्रा रिवाड़ी के बावल में पहुंची। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ राज बब्बर ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। शहर में पदयात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का आज छठा दिन है और रेवाड़ी के बावल में ये यात्रा पहुंच रही है। और ये यात्रा जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ राज बब्बर ने भी इस यात्रा का नेतृत्व किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर में पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के 10 साल के कार्यकालों का हिसाब मांगा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक मुहिम, एक अभियान चलाया है जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। पदयात्रा शुरू की है जिसका नेतृत्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं और आज इस पदयात्रा का छठा दिन है। और आज ये पदयात्रा रेवाड़ी के बावल में पहुंची है जहां पर इस पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ राज बब्बर ने भी इस यात्रा का नेतृत्व किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत किया गया यात्रा का, और यात्रा का छठा दिन है और इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ राज बब्बर ने भी यात्रा का नेतृत्व किया। एनजीटी के आदेशों के बाद सेक्टर 8 में एचएसवीपी की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने में खानापूर्ति करने मामले में लोगों ने अपना विरोध जताया। लोगों का कहना है कि एनजीटी का साफ आदेश है कि अवैध मकान को तोड़कर यहां से मलबा हटाकर उस जगह को पार्क के तौर पर डेवलप करना था, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी ने उसे पूरी तरह से ना तोड़कर ऐसे ही छोड़ दिया। लोगों ने एचएसवीपी के अधिकारी और कर्मचारियों पर मिली भगत का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में एचएसवीपी विभाग की लापरवाही देखने को मिली। अवैध निर्माण को तोड़ने में खानापूर्ति की गई, मलबा नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया और लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत का भी आरोप लगाया। जो अभी प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया था, मतलब एनजीटी की तरफ से, कि एक अवैध कब्जा हमारे पॉकेट में हुआ है, वो जबकि प्रशासन की ही ज़मीन थी, उसे हमने खाली करवाने के लिए कहा था। तो उसकी अनुपालना अच्छी तरह से नहीं हुई, थोड़ा बहुत ही तोड़ा गया, वो भी 4-5 साल के बाद। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से डिमोलाइज किया जाए, साफ़ किया जाए, और यहाँ पर पार्क है तो पार्क को डेवलप किया जाए। और हमारे पॉकेट में 2 पार्क हैं, जिसमें जो दूसरी पार्क है हुड्डा के नक्शे में है। 1967-68 में जब ये प्लॉट कटे उस समय के ही नक्शे में वो पार्क डेवलप्ड है। उस पार्क में इंक्रोचमेंट किया हुआ था और 2020 में जब उनमें मकान स्थायी रूप से मकान बनने लगा तो हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन निकाले। उन डॉक्यूमेंटेशन में म्यूटेशन में कोई करेक्शन हुड्डा ने नहीं कराई थी उस ज़मीन की। वो म्यूटेशन हमने स्वयं अपने सिस्टम में लगा करके उस म्यूटेशन को कराया और एनजीटी से ऑर्डर पास कराया। एनजीटी में उस समय यशपाल यादव जो डीसी थे, उन्होंने एक शपथ पत्र दिया कि हम ये पार्क है और इस पार्क में हम 4 चीज़ करेंगे। पार्क डेवलप करेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ेंगे
और इलीगल इंक्रोचमेंट में जो भी पैसा लगेगा वो पैसा उसी से रिकवर करेंगे जिसने कब्जा कर रखा है, और कब्जाधारी से किराया भी लेंगे जिस पीरियड उसने 1968 से जो आज तक उस जमीन को यूज की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान फरीदाबाद पहुंचे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय का अवलोकन किया। हरियाणा में अगली बार सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, इसका दावा किया। इसके दौरान उन्होंने ये भी कहा कि छापेमारी से कांग्रेस नहीं डरने वाली है, और साथ के साथ भाजपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यालय का उन्होंने अवलोकन किया और सरकार बनने का भी दावा किया। छापेमारी से कांग्रेस नहीं डरने वाली है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का, और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, इसका दावा उन्होंने किया है। छापेमारी से कांग्रेस नहीं डरने वाली है, ये कहना है उदयभान का, और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। में इजाफा हुआ है और ये 58% से घट के 46% आए। ये 12% इनके वोट घटे हैं। हमारे 90 के 90 विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ा है। 90 के 90 विधानसभा में जो लोग कांग्रेस में काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगी कांग्रेस? क्या जो कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं और विपक्ष में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी? जिसके बारे में कोई शिकायत आएगी उसके बारे में अवश्य संज्ञान लेंगे। जो जिस तरह का नेता है, जो जिसके उसमें आता है। अध्यक्ष जी, फरीदाबाद विधानसभा का चुनावी कार्यालय लखन सिंगला जी ने खोला है, तो मान लिया जाए कि फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं? जी नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस हाईकमान तय करती है। वो स्क्रीनिंग कमेटी और जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होता है। एक एक विधानसभा में बहुत बहुत कैंडिडेट हैं। अभी टिकट किसी की भी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जो मेहनत है सब लोगों की वो सामने कहती है, देखते हैं। जनता की आशा के अनुरूप जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हमारा सर्वे होगा, कोई किसी का आदमी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो जहां जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिन मरीजों की ट्यूबें बंद हों, अंडा ना बनता हो, रसोलियां हो या शुक्राणु की कमी हो, ऐसे मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। साथ ही जिन मरीजों को यूट्रस या फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट को रिमूव कराना हो तो ऐसे ऑपरेशन बिना पेट काटे दूरबीन से किए जाते हैं। मिलो डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल और रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, कॉलेज रोड, लुधियाना, पंजाब। हर की कथा रोजाना सवेरे 9:30 ਵਜੇ सिर्फ वर्ल्ड पंजाबी टीवी ते। अगर तुसी कैनेडा वर्क परमिट ते विद फैमिली जाना चाहते हो तो यह वीडियो थोड़े लिए है। कैनेडा इस टाइम बहुत वधिया जी वर्क परमिट का सक्सैस रेट है। रिक्वायरमेंट्स मैं दस देना, मिनीमम +2 चाहिए है। थोड़े कोल कोई भी काम का 1 ਤੋਂ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। विद आयल्स या विदाउट आयल्स डिपेंड करेगा थोड़ी प्रोफाइल ते, थोड़े एक्सपीरियंस ते। बहुत ऑप्शंस ने, तुसी विदाउट आयल्स भी कैनेडा वर्क परमिट ते जा सकते हो। अगर तुसी नैनी, BSc नर्सिंग या GNM की हुई है तो थोड़े लिए डायरैक्ट PR का प्रोग्राम भी है, जिहदे विच बैंड रिक्वायरमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है। 4.5 बैंड के नाल भी तुसी PR जिहड़ी है कैनेडा की विद फैमिली हासिल कर सकते हो। सो बहुत वधिया ऑप्शनस हैगियां ने कैनेडा नूं लैके। तुसी साडे रिजल्ट्स ऑलरेडी देखते रहंदे हो। जे फिर भी थोड़े मन दे विच कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, हेठ दित्ते नंबरां ते कॉल करो। अपॉइंटमेंट लैके अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग लो ते अपने परिवार नाल कैनेडा जाण दा सुपना साकार करो। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कत्ती नॉन स्टॉप।
इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। हाल ही में हरियाणा भाजपा के प्रभारी नियुक्त किए गए राजस्थान के बड़े भाजपा नेता सतीश पुनिया ने भाजपा कार्यालय नूंह पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन से लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि नूंह विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया नूंह पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। देखिए, लोकसभा के प्रदर्शन को सुनने और समझने का नजरिया सबका अलग अलग है। एक धारणा थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी कहते थे बहुत जोर मारेंगे 2 सीट आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने परिश्रम से कांग्रेस की आंधी को रोका। विधानसभा का विश्लेषण करें तो हम 44 सीटों पर आगे हैं। उससे पहले कि विधानसभा के चुनाव में हमारी 40 सीटें थी, यानी 4 सीटों पर सेगमेंट वाइज इजाफा है। उनकी प्रतिकूलता को रोका। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की और राज्य की दोनों ही सरकारों ने हरियाणा के बुनियादी विकास को भी ताकत दी और आवाम को एक सहूलियत देने का काम किया, जिसकी एक सकारात्मकता है। ये चुनाव बीजेपी तीसरी बार जीते, इसके लिए पिछले दिनों नायब सैनी की सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले किए और आने वाले समय में और ज्यादा फैसले जनता के समक्ष आएंगे ही। चाहे दक्षिण हरियाणा हो और चाहे जीटी रोड हो, सब जगह पार्टी का संगठन धरातल पर एक बार फिर से पुष्ट हो, उसकी एक कवायद का हिस्सा है कि आज हम यहाँ मेवात में आए हैं और पार्टी को जिला, उसके बाद विधानसभा और फिर मंडल और नीचे बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिवेट करें। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत के जितने कारक होंगे उसमें संगठन एक बड़ा कारण होगा। उसकी पूरी लगभग पूरे 22 जिलों में हमारी बैठकें होगी। आज ये आखिरी बैठक थी, उसके बाद मंडल और उसके बाद नीचे बूथ तक हमारा ये। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे कच्चे कर्मचारियों को आज कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि कर्मचारियों को करनाल से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करना था और मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पर पड़ाव डालना था, लेकिन आज कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें उमरी चौक पर ही रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सभी देख रहे हैं कि जाति की जा रही है। आप सभी साथी जो भी नजदीक है वो जल्द से जल्द कुरुक्षेत्र पहुंचे। सेक्टर 3 के अंदर जब तक आप आते हो हम गिरफ्तारियां दे चुके होंगे। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार आज भी नहीं मांगती है तो हम चंडीगढ़ मार्च करेंगे। और आज चंडीगढ़ कब मार्च करेंगे, किस टाइम मार्च करेंगे, वो आप सभी को बता दिया जाएगा। और ये ध्यान रखो, जिन नूंह में गुरुग्राम अलवर हाईवे स्थित गांव नसीरबास में ओवरलोड डंपर ने एक कार में सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के दौरान कार के परखच्चे उड़ गए, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी। दुर्घटना को अंजाम देकर चालक डंपर को छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। तो पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर चालक और क्लीनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नूंह में ओवरलोड का कहर देखने को मिला। ओवरलोड डंपर ने
कार सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मेरे चाचा का लड़का भाई, मेरा छोटा भाई है जीतू। ये अपने माँ बाप का एक ही है, ना और बहन है ना भाई है। मेरा चाचा बहुत गरीब है, ऑटो चलाता है, बोरिया ढोता है कमर पे, और माँ इसकी मेंटली कई साल से मेंटल है। ये 3 लोगों की जान गई है इसमें नितिन, राजपूत और जितेंद्र, और एक उसमें क्या नाम है रोहन। ये तीनों अपने गांव जा रहे थे, रामगढ़ के पास चिड़वाई गांव पड़ता है। तो ये ट्रक सामने से आ रहा था लापरवाही से, ओवरलोड पत्थरों से भरा हुआ, उसने इनमें ठोकी है और ठोकने के बाद रोकी नहीं है गाड़ी। 500-600 मीटर इनको घसीटता हूँ। सिरसा के किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर अब झींगा मछली पालन की खेती करने में जुट गए हैं। झींगा मछली पालन किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है। हरियाणा सरकार द्वारा भी झींगा मछली पालन करने वाले किसानों को अनेक प्रकार की सुविधा और सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान उत्साहित होकर झींगा मछली पालन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार अब सिरसा में करीब 10,000 किसानों को इस लाभकारी खेती से जोड़ने का लक्ष्य को लेकर चल रही है। सरकार की ओर से भी किसानों को मछली पालन की खेती से जोड़ने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। परंपरागत खेती में 50,000 रुपये पर एकड़ लगभग, इसमें 3 लाख रुपए पर एकड़ मुनाफा रह जाता है। 7 से 8 गुना फायदा है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार क्या देती है आपको? सरकार 10,40,000 रुपये अनुदान देती है पर हेक्टेयर। पी लाइन पे अर्धन पौंड पे 8,40,000 रुपये। कहाँ से शुरुआत कैसे होती है इसकी? शुरुआत तो पहले पौंड की खुदाई होती है, पानी के लिए बोर करना होता है, उसके बाद पानी भर के और सीड छोड़ देते हैं। वो सहायता हम समय पर फार्मर्स को देते हुए फार्मर्स को आगे बढ़ने के लिए भी, और फार्मर्स को मैं अनुरोध भी करूंगा कि ये खेती के साथ साथ अपने आप में एक बिजनेस भी है और अप डाउन इसमें आता रहता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस रहा हो, किसी भी चीज़ की रही हो, किसी तरह की खेती रही है, वो स्थायी नहीं होती हमेशा। रेट्स का, प्रोडक्शन का, इनमें अप डाउन हमेशा बना रहता होता है। तो किसी तरह की दूरी ना अपनाएं और मैक्सिमम जो चुनौतियां रहेगी, और सरकार के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि इन स्कीम्स के माध्यम से जो भी उसको चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित चुनौती आ रही है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित चुनौती आ रही है, बिकने से संबंधित चुनौती आ रही है, इन सब चीज़ों को मैं किसान के माध्यम से भी, और सभी किसानों ने विभाग को भी और उच्च अधिकारियों को भी और मंत्रालय तक भी ये सब चीज़ें हमने पहुँचाई हैं। और निश्चित रूप से इन सब चुनौतियों के समय रहते हुए बहुत से सब चुनौतियों जितने भी आ रही हैं, इनका समाधान करते हुए किसान का सहयोग। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर घर घर सुविधा के चलते फरीदाबाद में भारत सुविधा केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सुविधा केंद्र में लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान निःशुल्क करवा सकते हैं। भारत सुविधा केंद्र के माध्यम से लोगों की सभी समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाएगा, चाहे वह राशन कार्ड की समस्या हो या फिर परिवार पहचान पत्र की, किसी नौकरी का फॉर्म भरने की बात हो या फिर खाता खुलवाने की। सभी समस्याओं का समाधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा और कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और भारत सुविधा केंद्र के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में संजय कॉलोनी, सेक्टर 22, 23, न्यू जनता कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, जनता कॉलोनी, सभी जो यहाँ का एरिया है, जो बल्लभगढ़ विधानसभा का एरिया है, वो हमारा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बल्लभगढ़ विधानसभा से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ के लोगों को सुविधाएं दें। और भारत सुविधा केंद्र के माध्यम से हमने एक सेक्टर 2 में कार्यालय ऑलरेडी खोला हुआ है, दूसरा कार्यालय हमने यहाँ इसलिए खोला है कि यहाँ के लोगों को परेशान होकर के उस तरफ ना आना पड़े और यही उनकी परेशानियों का समाधान हो। हमारी टीम, मैं स्वयं यहाँ काफी समय दूंगा इस एरिया के लिए। और यहाँ के एरिया के लोगों की जो शिकायत रही है अब तक कि कोई भी नेता, बल्लभगढ़ का जो नेता होता है वो इस एरिया में नहीं आता है और नहीं बात करता है, नहीं मिलता है, ना यहाँ कोई ऐसा केंद्र है जहाँ उनकी बात को सुना जा सके, तो निश्चित तौर पे आज का आप दिन नोट कर लीजिए। गुरु पूर्णिमा का दिन है, 21 तारीख आज जुलाई की है। आज के बाद ये शिकायत हम विदिन 1 मंथ दूर कर देंगे, घर घर जाकर के सबकी।
जल्द ही पावन महीना सावन शुरू होने वाला है, जो कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। शिवजी के भक्त हरिद्वार समेत अन्य जगहों से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। काफी भक्त विभिन्न मजबूरियों के चलते कावड़ यात्रा नहीं पाते। ऐसे भक्तों के लिए डाक विभाग मंदिरों के बाहर ही गंगा जल की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। वहीं से भक्त गंगा जल खरीदकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पाएंगे। विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवरात्रि पर अंबाला के कुछ शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल स्टॉल लगाई जाएगी, जहां से श्रद्धालु बोतल खरीदकर जलाभिषेक कर पाएंगे। जैसा कि सावन में और शिवरात्रि में डाक विभाग का जो है गंगा जल हम लोग भक्तों को, श्रद्धालुओं को प्रोवाइड करवाते हैं। और ये गंगा जल जो है डायरेक्ट गंगोत्री से पैकिंग इसकी होकर आती है। एक बोतल की कीमत मात्र 30 रुपये रखी गई है, जो 250 ml की बोतल है, और वो श्रद्धालुओं को हर पोस्ट ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गंगा जल बहुत ही कम कीमत, मात्र 30 रुपये में 250 ml के पैकिंग में उपलब्ध है। और उसके लिए सभी डाकखानों में स्पेशल काउंटर लगाए गए हैं और सोमवार के सोमवार हर मंदिर में अलग से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।